मेरे माँ बाप मुझे मारकर बहुत दूर फेंक आए। वह मुझे कहते थे कि तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। मैं नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो उनकी इज्जत खाक में मिल गई थी। मैं तो बस एक अपाहिज लड़की थी जिसे दुनिया का कोई होश नहीं था। मेरे माँ बाप ने मुझे जहर दे दिया था। उनकी नज़रों में मैं मर चुकी थी, मगर किसी अच्छे और भले इंसान की मुझ पर नज़र पड़ गई और उसने मेरी जान बचाई। फिर वो मुँह अपने घर ले गया। कुछ साल बाद जब मैं 18 साल की हुई तो उसने मुझसे शादी कर ली। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। एक दिन मेरी नौकरानी रोते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, मुझसे यह जुल्म देखा नहीं जाता। जब मैंने उससे पूछा कि कौन सा जुल्म, और तब वह बोली कि आज अपने बिस्तर की चादर हटाकर खुद देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा कि साहब जी आप पर इतना मेहरबान क्यों है। रात को पति के सोने के बाद मैंने जैसे ही अपने बिस्तर की चादर हटाई तो मेरे सर परस आसमान गिर पड़ा। ऐसा लगता था कि जैसे अभी मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि मेरी चादर के नीचे तो मेरा नाम सीमा है। मेरे पापा प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक था, मगर पापा ने उन्हें जॉब नहीं करने दी थी। पापा उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बाहर नहीं जाने देते थे। मेरी माँ की शिक्षा मेरे पापा से कहीं ज्यादा थी। वो कहती थी कि मेरी काबिलियत से तुम्हारा बाप जलता है, इसीलिए मुझे जॉब नहीं करने देता। बस इसी वजह से दोनों के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। मम्मी की बातों में ज्यादा हस्तक्षेप उनके दोस्तों का रहता था, जो हर वक्त अपनी महंगी चीजों का दिखावा करते रहते थे। मम्मी के अंदर भी इच्छा पैदा होती थी कि वह भी ऐसी महंगी महंगी चीजें इस्तेमाल करें। उन्हें अपनी गरीबी एक बहुत बड़ा ऐब लगती थी। हालांकि हमारे घर किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पापा इतना कमा लेते थे जिससे घर का खर्चा बहुत ही अच्छे से चल जाता था। मेरी पैदाइश पर दोनों ही खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अपाहिज है तो वह एक दूसरे को इस बात का इल्जाम लगाने लगे थे। उन्हें तंदुरुस्त और सेहतमंद बच्चा चाहिए था। मम्मी को अपने दोस्तों के सामने यह बताने में शर्मिंदगी होती थी कि उनकी बेटी अपाहिज है। पापा तो वैसे भी मुझे बोझ समझते थे। मैं सारा दिन अकेली बैठी रोती रहती थी। एक दादी ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे पास बैठी रहती, और ऐसे ही करते करते मैं 12 साल की हो गई थी। मुझे कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी। मैं मम्मी पापा की लड़ा झगड़ा देखती आई थी। मम्मी का बेपनाह हुस्न मुझे विरासत में मिला था, लेकिन इतनी खूबसूरती का क्या फायदा जब मुझे कोई प्यार ही नहीं करता था। भगवान ने मुझे खूबसूरती दिल खोल कर दे दी थी, लेकिन मुझे चलने फिरने के लिए पैर नहीं दिए थे। जब आपको बोझ समझा जाए तो फिर आपके अंदर की सारी खूबियां कमी में बदल जाती हैं। पापा कहते थे, पता नहीं किस गुनाह की सजा में हमें यह अपाहिज लड़की मिली है। हालांकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। पापा और औलाद नहीं चाहते थे। बस मुझे देखकर कहते कि इतनी खूबसूरत बच्ची है, काश अपनी टांगों से चल सकती। अब कौन इससे शादी करेगा, हमेशा हमारी जिंदगी पर एक बोझ की तरह बनी रहेगी। मेरा दिल चाहता था कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार करें, मगर वह तो मेरी तरफ देखने के लिए भी राजी नहीं थे। वह तो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते और एक दूसरे से अलग हो जाना चाहते थे। मम्मी पापा से कहती हैं कि मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, लेकिन सबसे बड़ी वजह मैं थी। वो मुझे किसी अनाथ आश्रम में डाल देना चाहते थे, लेकिन दादी ने ऐसा होने नहीं दिया। और फिर अचानक दादी की तबीयत खराब रहने लगी तो कोई मुझे पूछता तक नहीं था। उनका इलाज भी जैसे तैसे चल रहा था, और फिर इसी बीमारी के दौरान दादी 1 महीने के बाद ही हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। मैं बहुत रोई थी कि भगवान मुझे भी अपने पास बुला लो। दादी को मरे कुछ ही दिन गुजरे थे कि मम्मी पापा की लड़ाइयाँ और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मम्मी अपना सारा गुस्सा मुझे मारकर निकालती थी। उन्होंने कभी मुझे डॉक्टर को भी नहीं दिखाया था। क्या पता मैं ठीक ही हो जाती। मम्मी पापा की गैर मौजूदगी में किसी आदमी से भी मिलने लगी थी, और मम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि यह बात मैं किसी को भी ना बताऊं। और फिर एक दिन मेरी मम्मी पापा में किसी बात पर बहस हुई। उसके बाद मम्मी मेरे पास आई और फिर अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने लगी। मैं हैरान हुई कि मम्मी को क्या हुआ है जो वो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही है, मगर मैं नहीं जानती थी कि इस खाने में जहर मिला हुआ है।
खाना खाने के बाद जब मैं बेहोश हो गई और मेरे माँ बाप को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, तब वो मुझे उठाकर बहुत दूर जगह पर ले आए थे। उस समय मेरी उम्र 14 साल थी। मैंने सुना हुआ था कि माँ बाप को अपनी औलाद से बहुत प्यार होता है। वह खुद को मुश्किलों में डाल लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद पर आने वाली हर तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं। अपनी औलाद को सर्द गर्म हवा भी नहीं लगने देते, लेकिन मुझे जहर देते समय मेरे माँ बाप के हाथ नहीं कांपे थे। उनके अंदर से शायद इंसानियत खत्म हो गई थी। वो अपना अपना सफर अलग करना चाहते थे, जो कि मैं उनके इस काम में रुकावट बनी हुई थी। लेकिन मुझे मारने की क्या जरूरत थी? वो मुझे किसी अनाथ आश्रम में फेंक देते। वो समझे थे कि शायद उन्होंने मुझे मार दिया है। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं तो सच में ही मर गई होती अगर समय पर किसी भले इंसान ने मेरी जान ना बचाई होती। मैं अस्पताल के बेड पर थी और बहुत हैरान थी कि आज के दौर में ऐसा कौन करता है, जबकि मेरी तो माँ और मेरे बाप ने भी मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरे लिए वह एक घना वृक्ष था जिसने मुझे धूप में जलते हुए छाव दी थी। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें जहर दिया है। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप ने मेरे अपाहिजपन की वजह से वह मुझसे नफरत करते थे, मुझसे छुटकारा चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे जहर दे दिया। वह आदमी अच्छा भला खूबसूरत था, उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी। यही कोई 23-24 साल की उम्र का नौजवान लड़का था। वह मुझे अपने घर ले आया। मैंने उससे पूछा, क्या आपके घर में कोई नहीं रहता? तो उसने कहा कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं। मुझे पहले तो बड़ी झिझक होती थी कि किसी गैर मर्द के घर में कैसे रुक सकती थी, लेकिन फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे दें। तो वो हंसकर कहने लगा कि तुम काम करने के लिए नहीं, इस दुनिया में नहीं आई हो। काम करने के लिए मेरे घर में बहुत से नौकर हैं। फिर वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। समय यूं ही गुजरता गया और मैं 18 साल की हो गई थी। मैं धीरे धीरे उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी। जिस तरह से वो मेरी देखभाल करता था, मेरी परवाह करता था, मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पनपने लगी थी। लेकिन मैंने कभी कहा नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि उसका और मेरा कोई जोड़ नहीं था। और फिर एक दिन अचानक उसने खुद ही शादी के लिए बोल दिया। मैं तो हैरान रह गई थी। उस जैसा इंसान भला मुझसे क्यों शादी करेगा? मगर यह सच्चाई थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, और मैं भी उसकी बात पर विश्वास ले आई थी। उसकी आंखों में उस समय मोहब्बत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। और फिर उसने मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवाई, मुझे हर चीज लेकर दी, और फिर एक दिन उसने मुझसे शादी कर ली। मुझे तो यह सब एक सपने की तरह लग रहा था। क्या भगवान ने मेरी किस्मत में इतनी उसका नाम आलोक था, रोज काम से वापसी। पर वह मेरे लिए ताज़ा गुलाब जरूर लाता था। मुझे घर का कोई काम नहीं करने देता। मैं रोजाना उसके लिए सजती सरती थी खुशियां लिख रखी थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा था। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। अब मैं उसके घर की मालिक थी। मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। मेरे भगवान ने मुझ अपाहिज को भी इतना अच्छा हमसफर दिया था। उसका नाम आलोक था। रोज काम से वापसी पर वह मेरे लिए ताज़ा गुलाब जरूर लाता था। मुझे घर का कोई काम नहीं करने देता। मैं रोजाना उसके लिए सजती सरती थी। उसने बताया उसका बहुत बड़ा बिजनेस है और वह बहुत पैसे वाला है। वह मुझे अपने साथ ले जाता और कभी भी शर्म महसूस नहीं करता था। मैं हर पार्टी में उसके साथ जाती। उसके फ्रेंड्स सब हैरान थे कि इतने खूबसूरत इंसान ने एक अपाहिज लड़की से शादी कर ली। खूबसूरत तो मैं भी कम ना थी, मगर कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र कम होती है, किसी न किसी की नजर लग ही जाती है। मैं भगवान से दुआ करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नजर न लगे। मैं और आलोक एक दूसरे के लिए काफी थे। एक दिन नौकरानी खाना देने आई तो बोली, मैडम जी, मुझे यह सब कुछ देखा नहीं जाता, मुझसे जुल्म नहीं देखा जाता। मैं बोली, कौन सा जुल्म? तब वो बोली, मैडम जी, आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे जरूर देखना। मैंने पूछा, आखिर बिस्तर के नीचे क्या है? तो बोली, मैडम जी, मैं कुछ नहीं बता सकती, नहीं तो मेरी शामत आ जाएगी। लेकिन आप खुद ही देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस आप मुझसे मत पूछे, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती।
मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूंगी और पता नहीं साहब मेरी क्या हालत कर देंगे। और एक बात का ध्यान रखना, मेरी बताई हुई बात सांप को मत बताइएगा, वरना वह मुझे काम से निकाल देंगे। मैं तो रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाऊंगी। मैं हैरान रह गई थी। मेरे पति की इतनी भरोसेमंद नौकरानी थी। मुझे कहीं भी जाना होता तो वही मेरी व्हीलचेयर पकड़ती थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। उस रात मैं अपने पति के सोने का इंतजार करने लगी कि आखिर ऐसा क्या है। बेड के नीचे मेरे बहम गुमान में भी नहीं था कि बेड के नीचे क्या होगा। आलोक के सोने के बाद जैसे ही मैंने बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तसे जमीन निकल गई थी, क्योंकि वहां हाथ से चार चार गुड़ियां पड़ी हुई थीं। उन सब की टांगें टूटी हुई थीं और उन पर सुइयां लगी हुई थी। वो सब देखने में मेरे जैसी लगती थी। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं गहरी सोचों में उलझी हुई थी। मैं आलोक से पूछना चाहती थी कि उस नौकरानी का डरा सहमा रूप मेरे सामने आ गया। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो कहती थी, मैडम जी मैं आपकी खैर खुआ हूं। अगर आपने साहब को बता दिया तो वह आपके साथ भी बुरा करेंगे और मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी। मैंने अगली सुबह उसी नौकरानी से कहा कि बेड के नीचे 4 पुतले थे जो सुबह के समय वहां से गायब हो गए थे। तुम बताओ ऐसा क्या है? देखो मुझसे मत छुपाओ। मैं तुम्हारी कही हुई बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। वह बोली, मैडम जी आपको नहीं लगता कोई आप पर इतना मेहरबान है, इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। आपसे पहले यहाँ और भी लड़कियां आई थीं, वो सब साहब की खूबसूरती से इम्प्रेस थी। साहब ने उनसे भी इसी तरह शादी की थी। लेकिन वो लड़कियां, वो अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़कर बोली, मैडम जी आप बहुत मासूम हैं, आप साहब से बचकर मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। नौकरानी की बात सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया था। मैंने कहा, मुझे पहले यह बताओ उन पुतलों से क्या होगा? वो बोली, मैडम जी पहले पहली वाली मैडम साहिबा के बेड के नीचे भी ऐसे ही पुतले रखे हुए थे। मैंने खुद देखा था। फिर कुछ दिन बाद ही वो मैडम मर गई थी। साहब ने कहा कि किसी को मत बताना। साहब ने हम सबको बताने से मना किया था। नौकरानी की बातें सुनकर मुझे परेशानी ने घेर लिया था। मैंने उससे सलाह मांगी कि तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो बोली, मैडम जी आपको यहां से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। वो बोली, मैडम जी पास ही एक एनजीओ है, वहां पर अनाथ और बेसहारा लड़कियों को रखा जाता है, आप वहां चली जाए। यहां पर आप बेमौत मारी जाएंगी। मैं वो पुतले देखकर और नौकरानी की बात सुनकर बहुत डर गई थी। मेरा दिल ये सब मानने से इनकारी था। आलोक तो मेरा कितना ख्याल रखता था, मेरे इलाज के लिए इतना चिंतित रहता था। उसने कहा था कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, तुम्हारा इलाज हो जाएगा और तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगी। वह मुझे इतना चाहता था, फिर वह यह सब कुछ कैसे कर सकता है? कैसे वह मेरी जान ले सकता है? मुझे समझ नहीं आया कि मैं किसकी का यकीन करूं और किसका नाना करूं। नौकरानी एक दूसरी नौकरानी को लेकर आई। उसने भी वही कहानी सुनाई दूसरी नौकरानी के मुंह से। यह सब सुनकर मैं अब सच में डर गई थी। उस नौकरानी ने मेरी बहुत मदद की थी। उसी ने टैक्सी बुलाई और मुझे उस टैक्सी में बिठा दिया और ड्राइवर से कहा कि मैडम जी को एनजीओ के गेट पर उतार देना। ड्राइवर ने मुझे एनजीओ के गेट पर उतार दिया। मैं अपनी व्हीलचेयर पर बैठ रही थी कि मेरी माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोककर मेरे पास आ गई। वो मुझे जिंदा देखकर रोने लगी। मैं अपनी माँ को देखकर डर गई थी कि कहीं घर ले जाकर फिर से वह मुझे जहर ना दे दे, मगर मैं भाग भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में डर देखकर वह बहुत शर्मिंदा हुई। वो मुझे कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया है। मैं तो समझी थी कि तुम मर गई हो, मगर तुम तो जिंदा हो। वह मेरे पास आने लगी, लेकिन मुझे उन पर गुस्सा आया। मैंने कहा कि खबरदार, अगर आपने मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वह मेरे पांव पड़ गई और बोली, मुझे माफ कर दो। उस दिन तुम्हें मारना मेरा फैसला नहीं था, बल्कि यह फैसला तुम्हारे बाप का था। मैं मजबूर थी उस समय, मगर अब तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा बाप मुझसे न जाने कब का अलग हो गया है और उसने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। मैंने कहा कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप घर जाकर मुझे अच्छे से रखेंगी।
मुझे मारे नहीं, मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगी। मेरी माँ रोने लगी और बोली, मेरी बच्ची मेरा यकीन करो, मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा। मुझे एक मौका दो। मेरा दिल भी भर आया और मैं उनके गले लगकर खूब रोई। वह मुझे अपने घर ले आई। मैंने पूछा, पापा और आपकी तलाक क्यों हुई? मम्मी बोली, तुम्हारे पापा को मेरे साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैं तुम्हें मारने में उनका साथ नहीं दूंगी तो वह हम दोनों को ही मार देंगे। इसीलिए मैंने इसी डर से उनका साथ दिया था। लेकिन मैं मानती हूँ, मुझे इस कदर कमजोर नहीं होना चाहिए था। फिर एक दिन तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली। मैं तुम्हारे मामा के घर चली गई, लेकिन उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। सबने यही कहा कि मर्द दूसरी शादी तभी करता है जब वह अपनी पहली औरत से खुश नहीं होता। तुमने अपने पति को खुश नहीं रखा, तभी उसने दूसरी शादी की है। इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारा बाप कहता था कि मैं अपनी नई पत्नी के साथ साथ तुम्हें भी रखने को तैयार हूं, लेकिन मैं तो उस इंसान के साथ अब रहना ही नहीं चाहती थी। मैं सारी सारी रात रोती रहती थी। मैं एक माँ हूं जिसने अपनी बेटी को ही जहर दिया था। ज़मीर की अदालत में मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं था। तुम्हारे पापा के साथ मैं रहना नहीं चाहती थी। मैं पहले दौलत के लालच में थी। मुझे तुम्हारे पापा का एक दोस्त पसंद था, लेकिन मैं समझ गई थी कि कोई भी मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता। मेरी तलाक के बाद वह भी मुझसे शादी के लिए राजी नहीं था। मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। फिर मुझे नौकरी भी मिल गई। जब मैंने नौकरी करना शुरू करी, तब मुझे एहसास हो गया था कि मैंने क्या कर दिया है। सारी उम्र तुम्हारी कदर नहीं की तो मेरी औलाद थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कितने लोग होते हैं जो औलाद की खुशी को तरसते रहते हैं और भगवान से दुआएं करते, उनके मुंह नहीं थकते, मिन्नतें मांगते हैं। मुझे तो भगवान ने औलाद की खुशी दी थी। मुझे माफ कर दो, मैं उनको और शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने अपनी माँ को माफ कर दिया। मेरी माँ खुश हो गई। माँ बोली, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। इतने समय तुम कहाँ रही? मैंने कहा, जब आप लोग मुझे मारकर कचरे में फेंक आए थे, तब मुझे एक आदमी अपने घर ले गया था। मेरा इलाज करवाया और फिर उसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन मुझे पता चला है वह इंसान अच्छा नहीं है। मुझे वहां काम करने वाली नौकरानियों ने बताया है कि इससे पहले भी वह बहुत सी शादियां कर चुका है और वह अपनी पत्नी की हमशक्ल गुड़िया बेड के नीचे रखता है। और फिर कुछ ही दिन के बाद उसकी पत्नी मर जाती है। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैं वहां से भाग आई। मैंने रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बता दी। मेरी माँ वो बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अच्छी माँ नहीं हूं, तभी तुम्हें इतनी मुश्किलें देखनी पड़ी। तुम अपनी माँ को माफ कर दो। मैंने कहा, मम्मी, इसमें आपका कोई दोष नहीं। मम्मी बोली, इसमें मेरा ही दोष है। तुम्हें इस कदर नफरत से पाला, दिन रात तुम्हें भूखा रखती थी, तुम्हें मारती पीटती थी, तुम डर जाया करती थी, लेकिन मैं तरस नहीं खाती थी। मगर अब तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुम्हें एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। अब मैं अपनी माँ के साथ रहने लगी थी। वो मुझसे खूब बातें किया करती थी। मम्मी इस उम्र में भी काफी खूबसूरत थी। कहीं से भी एक शादीशुदा बेटी की मां नहीं लगती थी। कोई भी धोखा खा जाता। उनकी उम्र और चाल चलन से वह मेरी बहन लगती थी। अब भी उन पर कई मर्द मरते थे। मम्मी ने बताया कि वह जहां जॉब करती हैं, ये घर उन्हें उसी कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। ऑफिस की तरफ से गाड़ी भी मिली थी। वह किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब करती थी। मुझे कहा कि मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारे पति से तलाक दिलवा दूंगी। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। माँ की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कहीं ना कहीं आलोक को छोड़ने का दुख जरूर था। मुझे आलोक की याद भी सताती थी, लेकिन मैं उस इंसान की शख्सियत से जानकार नहीं थी कि वो कैसा है और आगे मेरे साथ क्या कर सकता है। मम्मी ऑफिस से वापस आकर मुझसे खूब सारी बातें करती। मुझे बताती कि मैं अपने पुराने सभी दोस्तों को छोड़ चुकी हूँ। सब मुझे नीचा दिखाती थी। उन्होंने ही मेरे अंदर जहर भर दिया था। मैंने कहा कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। कुछ दिनों के बाद मम्मी ने मेरे सामने तलाक के पेपर रखे और कहने लगी, ये पेपर मैंने तैयार करवा लिए हैं,
तुम इन पर साइन कर दो। तलाक के पेपर देखकर मेरा दिल ना जाने क्यों धड़क उठा था। मैंने पेपर माँ से ले लिए। मैंने कहा कि मैं सोच समझकर साइन कर दूंगी। मैं रोज पेपर देखती, लेकिन मुझे साइन करने की हिम्मत नहीं होती थी। माँ मुझसे रोज पेपर मांगती कि तलाक के पेपर पर साइन कर दो, जिससे कि आलोक से भी इन पेपरों पर साइन करवाए जा सके। मुझे यहाँ रहते 1 महीना हो गया था। एक दिन रात को प्यास की वजह से उठी। वैसे तो मम्मी मेरे कमरे में पानी का जग रख देती थी, लेकिन आज मेरे कमरे में पानी नहीं था। मैं अपनी व्हील चेयर पर बैठी और किचन में जाने लगी, लेकिन मुझे माँ के कमरे से आवाजें आ रही थी। मुझे हैरत हुई कि सुनो तो सही कि आखिर मेरी माँ किससे बातें कर रही हैं। रात के समय मम्मी के कमरे में कौन हो सकता है? मम्मी ने तो कहा था कि उन्होंने सबसे संबंध तोड़ दिए हैं। मैं गौर से सुनने लगी। किसी मर्द की आवाज थी। मम्मी को वह आदमी कह रहा था कि तुम जल्द से जल्द अपनी बेटी को तलाक दिलवाओ, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। शायद वह मेरी माँ का बॉस था, लेकिन रात के समय वह भी माँ के कमरे में। मुझे यह सब ठीक नहीं लगा। फिर कहने लगा, तुम जो मुझसे शादी के सपने देख रही हो, तुम्हारे सपने तभी पूरे होंगे जब तुम मेरा काम करोगी। अगर मैं तुमसे अपना घर और गाड़ी वापस ले लूं, तो तुम सड़क पर आ जाओगी। तुम अभी तक अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवा सकी हो, और मैंने इतना कुछ किया। तुम्हारी बेटी की नौकरानी को पैसे दिए, उसको घर से निकलवाया, तुम्हारी बेटी के दिल में शक पैदा किया, झूठे पुतले बनाकर रखे, और तुम उससे अभी तक तलाक के पेपर्स पर साइन नहीं करवा सकी हो। ये अपाहिज लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान थी। ये मेरी ही बात हो रही थी। यकीनन यह आदमी मेरे पति का बाप था। मेरी माँ बोली, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपनी बेटी के दिल में जगह बना चुकी हूँ, और उसके दिल में जगह बनाते बनाते इतना समय लग गया। वह बहुत भोली भाली है। मैं उसे तलाक के पेपरों पर साइन करवा लूंगी। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। मुझे अपनी कम अकली पर गुस्सा आया था। मैंने इतने मोहब्बत करने वाले पति पर विश्वास नहीं किया। मैंने कितनी आसानी से उसको छोड़ दिया। जो माँ अपनी बेटी को जहर दे सकती है, वह भला अचानक इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? ये सब एक सोची समझी चाल थी। वो नौकरानियां भी मिली हुई थी, और मैं उनकी बातों में आ गई। उन्होंने ही वह गुड़ियां मेरे बेड के नीचे रखी थी और यह मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। मुझे एकदम घुटन का एहसास हुआ। मैं यहाँ से निकल जाना चाहती थी। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। मैंने मम्मी को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अगले दिन मम्मी ऑफिस गई तो उनकी नौकरानी मुझ पर नजर रखने के लिए आ गई। वह हमेशा मेरे साथ रहती थी। पहले मुझे नहीं पता था कि यह मुझ पर नजर रखती है, लेकिन जैसे ही माँ की हकीकत मुझ पर खुली, मुझे पता चल गया कि यह मेरी माँ की खास नौकरानी है और मुझ पर नजर रखती है। मैंने उसे कहा कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, तुम मुझे मेरे पति के घर ले चलो। मेरी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वह एक जालिम औरत है। वह बस मेरे सामने अच्छा बनने का नकाब चढ़ाए हुए हैं। मैंने कहा, मुझे तलाक दिलवाना चाहती है, मेरा घर बर्बाद कर देना चाहती है। मेरा घर बर्बाद करने के बाद उस अमीर आदमी से शादी करके वह मुझे अकेला छोड़कर चली जाएगी। तुम मेरी मदद करो, भगवान तुम्हें इसका फल देगा। उस नौकरानी को शायद मुझ पर दया आ गई थी, और उसे कुछ पैसों की भी जरूरत थी, इसीलिए वह मान गई। मैंने तुरंत अपने हाथों में पहने हुए सोने के कंगन उस नौकरानी को दे दिए। मैंने कहा कि मैं इसके बाद भी तुम्हें तुम जितनी रकम मांगो उतनी दूंगी, बस मेरी मदद कर दो। वह खुश हो गई थी। वह मुझे कांटों में बिठाकर सीधा आलोक के पास आ गई। मेरा पति अभी तक मेरी यादों में तड़प रहा था और मेरी याद में सोकर आधा हो गया था। मुझे देखकर हैरान हुआ और बोला, तुम कहाँ चली गई थी बगैर बताए? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो तुमने मुझे छोड़ दिया? मैंने कहा, आलोक मुझे माफ कर दो। तुम्हारी खास नौकरानी ने मुझसे कहा था कि तुम लड़कियों को इस्तेमाल करते हो और फिर उन्हें जान से मार देते हो। उसने मेरी हमशक्ल पुतले भी दिखाए थे जो उसने बेड के नीचे रखे हुए थे। मैंने आलोक को सारी कहानी बताई। नौकरानी को ढूंढा गया तो वो घर में कहीं भी नहीं थी। आलोक को तो कुछ भी पता नहीं था। जब मैं घर छोड़कर गई तो उस नौकरानी ने ही आलोक को बताया
कि वह अपने माँ बाप के पास चली गई है। उसने आलोक से कहा कि तुम्हारी पत्नी अब कभी वापस नहीं आएगी। वो यह कहकर गई है कि मैं कभी नहीं आऊंगी। मैंने आलोक से कहा कि मैं डर गई थी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया और एक गलत इंसान पर विश्वास कर लिया। जिस लड़की के माँ बाप ने उसे इस्तेमाल करके अपने मतलब के लिए फेंक दिया हो, वो लड़की ऐसी ही बन जाती है, उसे किसी पर विश्वास नहीं रहता। मैंने कहा कि मेरी माँ और तुम्हारे बाप ने हमें अलग करने का इरादा बनाया हुआ है। दोनों आपस में मिले हुए हैं। तुम्हारे पापा मुझ जैसी अपाहिज लड़की को अपनी बहू स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्हें तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली बहू चाहिए, जिसमें कोई कमी ना हो। वह मेरी माँ से इसी शर्त पर शादी करना चाहते हैं कि पहले वह मेरी तलाक करवाएंगे। सारी हकीकत जानकर आलोक हैरान हो गया था। वह कहने लगा, मुझे मेरा बाप शुरू से ही पसंद नहीं है, इसीलिए तो मैं अपने बाप से अलग रहता हूँ। मैं उनकी अय्याश आदतों से परेशान हूँ। वह हर खूबसूरत औरत को शादी के सपने दिखाते हैं और अपने पैसों से उस औरत को अय्याशी भी करवाते हैं, और जब अपने मकसद को पूरा कर लेते हैं तो उस औरत को छोड़ देते हैं। आलोक की बात का मतलब मैं समझ गई थी। वह मेरी माँ को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, बोन से शादी नहीं करते। आलोक ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उस नौकरानी को काम से निकाल दूंगा। मेरे पति ने मेरे हाथ थाम ली। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। ऐसे लोग जो दौलत के लालच में आकर अपना घर तबाह कर दें, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी माँ को भी अब सब कुछ पता चल गया था। वह भी मेरे घर आई। उन्हें फिक्र थी कि अगर मैं आलोक के साथ रहने लगी तो उनके हाथ आई दौलत निकल जाती। असल में उन्हें किसी से मोहब्बत थी ही नहीं, वह तो सिर्फ दौलत की भूखी थी। कहने लगी, तुम मेरी बेटी हो, मेरे साथ चलो, देखना मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। ये आदमी अच्छा आदमी नहीं है, ये तुम्हारी जान ले लेगा। मैं तुम्हें इस आदमी से तलाक दिलवा दूंगी। मैंने कहा, मैं आपका असल चेहरा देख चुकी हूं, अब मैं आलोक के साथ रहूंगी। मैं बेवकूफ थी जो आप पर विश्वास कर लिया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप विश्वास के लायक नहीं हैं। वह कहने लगी, क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहती हूँ। तुमने तो मुझे माफ कर दिया था। मैंने कहा, मैंने आपकी उस रात सारी बातें सुन ली थीं। अगर अब आपने मेरे साथ कोई जबरदस्ती की तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस का नाम सुनते ही मेरी माँ घबरा गई थी। मैंने कहा कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको माँ किया जाए, और फिर मैंने अपनी माँ पर कोई भी तरस नहीं दिखाया था। मैंने उन्हें जान से मार देने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया था। मैंने पुलिस को बता दिया कि उन्होंने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके ले गई थी। मैं कभी भी ऐसा न करती, लेकिन मुझे पता था कि उन्होंने मेरी जिंदगी में सुकून कभी नहीं रहने देना था। लेकिन भगवान का धन्यवाद था कि अब सब कुछ ठीक हो गया था। आलोक ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था, मगर तुम मुझे कहीं न मिली। काश तुम मुझ पर विश्वास कर लेती। तुम्हारे माँ बाप दोनों ही गलत इंसान थे। मैंने आलोक से माफी मांगी कि मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। अब हम दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं। मैं आलोक के साथ अपने इलाज के लिए देश से बाहर आई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था कि इसके बाद यह चल फिर सकती है। आलोक मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मैं भगवान का जितना धन्यवाद करती हूँ उतना कम है। ऑपरेशन के बाद मैं धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगी थी, अपने पैरों पर चलने लगी थी, और उस समय आलोक ने मेरी बहुत मदद की थी। मैं भगवान का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है कि उसने मुझे इतना प्यार करने वाला हमसफर दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।